बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। जुडिशल कमीशन का इजलास और जो जजेस की तकर्रुरी का मामला था वो मामला हल नहीं हो सका। ये हल नहीं हो सका है, इसकी वजूहात सब अच्छी तरह से जानते हैं, मगर इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि ये जो अब सेंसिटिव इश्यूज़ हैं वहाँ पे भी नज़र आता है कि मामला जो है वो कंसेंसस से हल नहीं हो रहे। तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा। फिर अदालती इस्लाहात के लिए एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ ज़ेर गौर है कि पार्लिमान की कमेटी बनाई जाए अदालत के तरीक़ेकार और इख्तियारात के हवाले से। और लेकिन उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात उस वक्त की जा रही है जब हुक्मरान इत्तेहाद के जो फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हुई। दूसरी तरफ जो हुक्मरान इत्तेहाद है PDM, उसका आज एक इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है मौलाना फजल रहमान साहब की ज़ेर सदारत, और उसमें भी ये जो अदालती मामलात हैं बिलखुसूस जो दरख्वास्त थी फुल कोर्ट बनाने की उसे मुस्तरद किए जाने पर, और फिर जो हुक्मरान इत्तेहाद को ये शिकवा है कि उनके साथ शायद अदलिया का रवैया वैसा नहीं है जिस तरह की ख्वाहिश उनकी है, तो उस हवाले से एक अवामी राब्ता मुहिम चलाने की बात हो रही है। लॉन्ग मार्च की भी कोई तजवीज़ दी गई है कि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया जाए। तो ये मामला है, इसका मतलब है कि यहाँ भी जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं वो आराम से बैठने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अब इस मामले को अवाम में ले जाने के लिए कोशा है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से आज एक मरतबा फिर राना सनाउल्लाह साहब ने मुतालबा किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि फैसला सुनाया जाए। तो अब एक तरफ जब हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब दबाव डाल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर या इदारों के ऊपर, तो अब ये टिट फॉर टैट वाली स्ट्रेटजी है। हुक्मरान इत्तेहाद या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और ये जमातें जो इमरान खान मुखालिफ जमातें हैं वो भी उसी स्ट्रेटजी पर अमल पैरा है कि इदारों के ऊपर पब्लिक स्टेटमेंट्स के ज़रिए और पब्लिक गैदरिंग के ज़रिए दबाव डाला जाए। तो इसका क्या नतीजा होगा, और फिर ये उम्मीद कायरा साहब को भी और इसी तरीके से जो दीगर अफराद हैं कि पंजाब की हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो ये मामला ज़्यादा दिन ना चलने वाला, इसका मतलब यह है कि कोई और स्ट्रेटजी बनाई जा रही है परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत को खात्मे के लिए। और दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब अपने जो मामलात हैं वो इस हवाले से स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। आज के इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर मोहतरमा शैला रजा साहिबा, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब और सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अमीर अब्बास साहब, ये जो अदालती जुडिशल कमीशन का इजलास और फिर जजेस की तकर्रुरी के ऊपर कंसेंसस ना होना और फिर इजलास का ख़त्म ना हो जाना, ये कितना इम्पोर्टेंट है इस स्टेज के ऊपर? जी बहुत शुक्रिया तारिक साहब। देखिए इम्पोर्टेंट पता नहीं है यदि, लेकिन प्रॉब्लमेटिक जरूर होगा ये। और साफ नजर आ रहा है कि ये तसादुम वाली एक कैफियत है, और तसादुम का ऐलान तो हुकूमत कर चुकी है। हुकूमत और बल्कि PDM वो वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि हम अदालतों के पर काटेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उन इख्तियारात को हम महदूद करेंगे, या हम उन जी अमीर अब्बास साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है अगर। जी अमीर अब्बास, अभी आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी। तो देखिए इधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उधर 2 दिन के बाद हुकूमत के 2 लोग बैठे कमीशन के अंदर, एक अटॉर्नी जनरल है, दूसरे लॉ मिनिस्टर है। 5-4 का फैसला है। उधर से एक जज साहब बाहर से उन्होंने ज्वाइन किया, 2 ये वोट हो गया हुकूमत के, तो 5-4 से फैसला जो है वो हुकूमत के यानी जो चीफ जस्टिस की जो तजावीज थी उनके खिलाफ चला गया। अब जो डॉट्स कनेक्ट किए जाएंगे तो उसमें यही बात सामने आएगी कि इधर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया जो इस हुकूमत पर भारी गुजरा, हुकूमत को नापसंदीदा था वो फैसला, इधर हुकूमत ने अपनी चाल चलती। तो ये एक महासारा ये रहेगी। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई अमर तो होता नहीं है, कोई अमेरिका का चीफ जस्टिस तो है नहीं कि जब तक जिंदा है वो चीफ जस्टिस रहेगा। हमारे यहाँ चीफ जस्टिस की एक मुद्दत है उसके दफ्तर की। उमर फामजान साहब अपनी मुद्दत मुकम्मल करके चले जाएंगे, लेकिन हुकूमतें अगर इदारों के साथ मुआवजा नहीं करेंगी तो वो एक गलत रविश जन्म देगी।
इससे पहले आसिफ खोसा साहब थे, उनको भी मुतनाज़ा बना दिया गया, गुलजार साहब थे, वो भी मुतनाज़ा बन गए, साकिब निसार साहब थे, उनके साथ भी महाजराई हुई उस वक्त जब पैनामा का स्कैंडल चल रहा था। तो बेहतर तो यह है कि हुकूमतें इंटेंशन को ठीक रखें। हाँ, इस्लाहात आनी चाहिए, अदालतों को ठीक होना चाहिए, ये हम सब की का तकाजा है। ये तो आज इनके सर पर आज पड़ी है, तो इनको ये नजर आ रहा है ना कि इंसाफ इनको नहीं मिल रहा। वो आते हैं उस तरफ अमीर अब्बास साहब, वो जो अदालती इस्लाहात वाली बात जो मैंने टाइमिंग की भी की, मैं पर्टिकुलर इसमें चूंकि आज ये जो इजलास था नसरुल्लाह मलिक साहब, ये जो अब हुआ तो ये पोलराइजेशन या डिवीजन, अब बड़ा सख्त अल्फाज हैं, शायद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पकड़ में ना आ जाए, क्योंकि ये बात आ रही थी काजी फाइज ईसा के साहब के शिकवे शिकायतें भी थे, फिर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जब ये इजलास बुलाया तो फिर बार एसोसिएशंस भी खड़ी थी और वो कह थी जी हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे। और आज फिर जो इजलास में हुआ कि मुखालफत वाले वोट, जो बिल्कुल ठीक कहा अमीर अब्बास साहब ने कि ये तो आए, लेकिन सरमद जलाल उस्मानी साहब ने भी जो यहाँ वाले जजेस थे उसकी मुखालफत की। ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ, ये क्रिएट ना होता तो ज्यादा बेहतर था। देखिए, मेरे ख्याल में अगर आप माजी में देखें तो ग्रीवेंसेस तो लोगों के थे, हुकूमत अपने तौर पे समझती है कि उनके साथ ज्यादती हुई। फिर सबसे बड़ा अहम जो मसला है वो है जस्टिस फायज ईसा वाला। आप एक सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के, वो आपको कभी खत लिखते हैं, कभी स्टार से बात करते हैं, आप उनको केसेस से अलग कर देते हैं। फिर ये अमूमी तासर पूरे मुल्क के अंदर जब मौजूद हो कि एक मखसूस बेंच बनता है, फिर में इसमें कोई शक नहीं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास इस बात का इख्तियार है कि वो जो मर्जी बेंच बनाए, लेकिन ये अमूमी जब तासर बन जाए अदलिया के बारे में, तो मेरे ख्याल में अदलिया को इस बारे में सोचना चाहिए था और इन चीज़ों को रेक्टिफाई किया जाना चाहिए, क्योंकि अदालत का एहतराम और अदालतों के फैसले माने जाने चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अगर आप मौजूदा जो दो बड़ी पार्टियां हैं इनको देख लें, कुछ फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं माने, यानी इतनी तनकीद की कि रात 12 बजे अदालतें खुल गई और उसके बाद ऐसा तूफान उठाया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ कि आपको याद होगा कि वो उनको लाले पड़ गए कि किसी तरीके से वो अपनी इज्जत बचाएं। अब जब फैसला आया, अब PML-N ने उनको पकड़ लिया, PML-N और PDM जो है वो उन्होंने चढ़ाई कर दी। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की जो सियासी रवैये हैं सियासी जमातों के, जो चाहते ये हैं कि उनकी मर्जी का फैसला अगर उनके खिलाफ आता है तो उसके खिलाफ एक महाजराई पैदा कर दिया। अब मौजूदा सूरत भी बिल्कुल ऐसी है। इस लास्ट फैसले से PDM और मुस्लिम लीग नून जो है वो मुतासर है, वो समझती है हमारे साथ ज्यादती हुई। और अगर उस वक्त भी अगर बेंच को बड़ा लार्जर बेंच बना दिया जाता मेरे ख्याल में, तो शायद फैसला अगर इसी किस्म का भी आता तो कम से कम अदालतों के उन्हें मानना पड़ता, क्योंकि वो तो कहते कि जी अब तो कोई गुंजाइश ही बाकी, ये जवाब ही ना मिलता। मेरे ख्याल है आलिया साहबा को आवाज नहीं जा रही, अगर प्रोड्यूसर साहब उसको चेक कर लें। जी आलिया साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज क्लियर नहीं आ रही, डिस्टॉर्ट हो रही है। जी चले, मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ। नसरुल्लाह मलिक साहब कहते हैं कि फैसले जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जब खिलाफ आते हैं तो वो उन्हें तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आए तो वहाँ पे भी इसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रवैया अमूमी यह है कि जो चीज़ हमें सूट करती है उसे हम मान लेते हैं। क्या इस तरीके से किसी मसले का हल निकाला जा सकता है? क्योंकि ये तो फिर सिलसिला चलता रहेगा, कुछ तो उसूल और कुछ तो कायदे वज़ा करने पड़ेंगे कि अदालती फैसलों को मानने की जो रीत है वो तो डालनी पड़ेगी, उसके अलावा तो चारा कोई नहीं। अगर हम चले जाएंगे उनको क्रिटिसाइज करने पे तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा। जी आलिया साहबा। अच्छा, मुझे असल में आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, मैं फिर भी जितना सुन सकी हूँ मैं उस पर जवाब दे देती हूँ। मसला ये नहीं है हाफिज साहब, अभी जो बात हो रही थी ना, मैं ज़रा थोड़ा सा याद कराती जाऊँ। ये कैसे कोई कह सकता है कि जी अदालत, ये हमेशा अदालत के ऊपर कभी डंडे सोटे लेकर चढ़ गए हैं, कभी इन्होंने नैब के ऊपर पथराव किया है। अगर ये जजों को खरीद नहीं सके ना, तो आपको याद है रफीक तारड़ वाला केस, ब्रीफ केस स्कैंडल्स, जो ये कर सके ना, इन्होंने ये किया है। अभी 9 दिन पहले की बात है, मरियम बीबी जो लहरा कर कह रही थी इसी अदालत को, जब अभी ये इख्तलाफी नोट और आर्टिकल 6 लगने का मामला आया था और साइफर के ऊपर तफसीली फैसला आया था, तो वही अदालत उज़्मा के ये जिस तरह से गुन गा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे और भंगड़े डाल रहे थे, वो किसी को याद नहीं है। आज ये हम अगर बात करते हैं, हम बिल्कुल लॉजिकल उस पर बात करते हैं कि ना हमें 3 अप्रैल की इतवार का वो दिन भूल सके जब
जब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था, ना हम 6 अप्रैल को ये भूल सके कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि मैं अगले 3 माह तक यहाँ पर जो है इंतखाब नहीं करा सकता, ना 9 अप्रैल की वो रात जब इस्लामाबाद के अंदर 2 अदालतें खुली थी। ये तो जो बैठकर बात कर रहे हैं उनसे तो ये सवाल होना चाहिए कि बीबी, आप और आपके भगोड़े अब्बा जी और आपके चचा और आपका लाडला भाई जिसके लिए आप अब दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, वो सब भी तो इन्हीं अदालतों से फैज़याब हुए हैं। आपके अब्बा हजूर जो लंदन में बैठ के बर्गर और पिज्जा और रंग बिरंगे पैंट और टाइयां लगाकर आ रहे हैं, वो भी तो इसी अदालत से भाग कर जमानत पर गए हुए हैं। कभी ऐसा अदालती फैसला किसी ने देखा था? और खुद ये जिसकी जमानत के लिए बाहर बैठी हुई है वो तो बाहर है और 2 साल से एक 10 साल के लिए नाअहल हुई हुई और 7 साल कैद के ऊपर यहाँ पर आकर उसी अदालत के ऊपर पथराव करिए, उसी अदालत के ऊपर ये दस्तान तराजी कर रहे हैं। और इनके चचा और इनका जो कजन है वो इन्हीं अदालतों ने अरबों का उस पर जमानतें देकर, मनी लॉन्ड्रिंग पर जमानतें देकर, एक को वजीर आजम हाउस में बिठाया हुआ है। तब वही अदालतें ठीक थी। इनका मसला ये है, ये आते हैं ना तो ये आवाम को ये कहते हैं हमें मईशत अच्छी नहीं मिली। आजकल इनकी मौजूदा सूरत हाल ये है कि हमें जज और सुप्रीम कोर्ट भी अच्छी नहीं मिली। थोड़े अरसे बाद ये कहेंगे हमें एस्टेब्लिशमेंट अच्छी नहीं मिली, और आखिर में जब अवाम इन्हें रद्द कर देगी ना तो कहेंगे हमें तो अवाम भी अच्छे नहीं मिले। तो इनका वही वाला हाल है। ये अब 100 प्याज खा चुके हैं, 100 जूते भी खाएंगे, लेकिन उसी तरह की ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि अवाम इनसे बहुत आगे निकल चुकी है। ना अवाम में इनका इदारों के ऊपर अटैक करना बाय करेगी, ना अवाम इनका इदारों की तारीफें करना बाय करेगी। ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, ये हरामखोर जो आज मारखोर की छतरी के नीचे फिर रहे हैं ना, तो अवाम ना इसको पसंद कर रही है, ना अवाम ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पसंद किया था, और ना अवाम इदारों पे इनके अटैक करने को अब सीरियसली ले रही है। यही तो बात है। ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते खेलते इनका ये एपिसोड ओवर हो चुका है। शैला साहब वो कहते हैं कि ये अगर आप नैरेटिव बनाने की कोशिश भी करेंगे कि आपको इदारों की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है, तो अब इस नैरेटिव को आवाम जो है वो बाय नहीं करेंगी। अच्छा, मैं जो हूँ, जो नून लीग और पीटीआई की बातें हैं उनको तो एक तरफ कर दूं। जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर कहाँ से हुआ? इसको सब मानते हैं कि जुडिशल मर्डर हुआ। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बार बार अदालतों में खींचना, एब्सकॉन्डर हों फिर भी उनको कुछ ना कुछ कर देना, इस हद तक आगे चले जाना कि ज्वेलर कहे मैं इस खातून को नहीं पहचानता। फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब का जाना, जिस पे फवाद चौधरी से भी अभी ये बात करें तो वो कहेंगे कि यूसुफ रजा गिलानी को गलत हटाया गया। फिर मेमोगेट केस में फैसले भी थे, एडवाइजर थे। मैं बात कर लूं। फिर मेमोगेट के फैसले पे बाढ़ चीख पड़ी के 17 सहेलियां, और वहां से भी बात आई। तो पहली बात तो यह है कि कहीं भी इदारों के ऊपर हमने कोई बात नहीं की। और फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो में जजेस का बदला जाना और जो कुछ हुआ वो सबने देखा। फिर अदालत ने किस तरह से परवेज मुशर्रफ को बाहर किया ये सबने देखा। तो हम तो ये बात कर ही नहीं रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं कि हमें फैसला अपनी मर्जी का नहीं चाहिए, हमें फैसला आइन की मर्जी का चाहिए। जब आप आर्ट बैठते हैं तो आप ये फैसला लिखते हैं, खुद चीफ जस्टिस साहब के पार्लिमानी सरबराह नहीं, पार्टी सरबराह, फिर आप उसे करके भूल जाते हैं। जब 18वीं तरमीम चैलेंज हुई फिर आपने फिर एक फैसला दे दिया, फिर भी आपको ख्याल नहीं आया कि आप एक जो है किस स्टेट ऑफ माइंड में वो कर गए। कुछ तो चेंज आई होगी ना, आठों के आठों में बैठे होंगे, किसी वक्त बात की होगी कि यार वो हमने किस स्टेट ऑफ माइंड में कर दिया फैसला। तो अब आपको जो है अचानक 3 को याद आया कि वो जो 8 ने काम किया था वो गलत था। तो अब स्टेट ऑफ माइंड ये है कि हमें ये राइट होना चाहिए कि हम इसको चेंज कर लें। तो मैं कैसे मान लूं कि अब स्टेट ऑफ माइंड क्या है? आप कह रहे हैं हमें जमीर के हिसाब से फैसला देना है, मैं कह रही हूं मुझे आइन के हिसाब से फैसला चाहिए।
आप कह रहे हैं कि इतनी पार्टी, उस पार्टी ने इतने नंबर लिए तो उसका वजीर आला होना चाहिए। तो जब पंजाब हुकूमत बन रही थी 2018 के इलेक्शन में, तो आप किस स्टेट ऑफ माइंड में थे? सत्तू पिए हुए थे? और फिर अगर आपको ऐसा ही था तो आप कह देते कि भाई हम परवेज इलाही क्यों वजीर आला, तो पीटीआई का होना चाहिए। तो ये स्टेट ऑफ माइंड जो है ये मुझे समझ नहीं आ रही है, और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि आपको हर जगह जूनियर सीनियरिटी की पड़ी रहती है। 19वीं तरमीम के बाद इतना तो कर लें कि 8वें नंबर को आप 3रे नंबर पे लेके सुन रहे हैं, इतना तो ना करें ना। तो जब आप ये करेंगे और स्टेट ऑफ माइंड पे जाएंगे, तो जज की अगर स्टेट ऑफ माइंड है और उसके सामने जो है कानून और आइन की सुपरमेसी नहीं है, अपने स्टेट ऑफ माइंड में चल रहा है, तो वो नहीं चाहिए मुझे जज। ठीक, अब अमीर अब्बास, और अब ये हमें समझना चाहिए जी, शैला साहिबा कर अब रही हैं, हमें ये समझना चाहिए कि ये सारे स्टेट ऑफ माइंड गलत थे जिसमें हमें टंगाया गया। ठीक, और बाहर अच्छा, जाके अमीर जब अब्बास उन्हें साहब, मौका मिला रिटायर होके, तो टिस्वे बहा के स्टेट ऑफ माइंड सही हो गई। अच्छा अमीर अब्बास साहब, बेंच फिक्सिंग की टर्मिनोलॉजी एक। दूसरी बात ये कि मैं 2 दिन से सवाल पूछ रहा हूं अपने मुख्तलिफ मेहमानों से कि ये अपॉर्चुनिटी थी चीफ जस्टिस के पास कि ये जो कंफ्यूजन है या डिसीजन, जो फैसले हैं उसके अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं, उसको क्लैरिटी के लिए अगर फुल कोर्ट बना देते तो ये आज ये डिबेट ही ना होती, और वो भी हीरो होते और कहते कि हाँ जी ठीक है कर दिया है इसके ऊपर। लेकिन ये क्या उन्होंने मौका नहीं दे दिया फुल कोर्ट वाली दरखास्त को मुस्तरद करके? ये सारा क्रिटिसिज्म और ये सारा जो पिंडोरा बॉक्स खुल गया, ये बंद हो जाता अगर वो ये कर देते तो। देखिए तारिक साहब, जो हुकूमत और जो हुकूमत के इत्तेहादी जो इस बेंच के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि बेंच फुल क्यों नहीं बना और ये बेंच जो मखसूस बेंच क्यों है, आम आदमी से मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई ढके छुपे लफ्जों में बात नहीं करता। इसका मतलब ये है कि हम कहना चाहते हैं कि ये जो तीनों जजेस हैं ये बाइस हैं और ये इमरान खान के साथ मिले तो कह रहे हैं, मतलब खुल के कह रहे हैं, मतलब और कैसा कहें खुल के? वही कह रहा हूँ ना, तो ये इसी तरह से बात है ना, जरा इसको आसान लफ्जों में खोल के बात को करते हैं ना कि ये तीनों जजेस, जिसमें मुल्क का चीफ जस्टिस भी और एक आने वाला चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल हसन जिन्होंने आगे चीफ जस्टिस बनना है, और तीसरे जज, ये तीनों इमरान खान के साथ मिले में इन्होंने मिली भगत के साथ इमरान खान की हक में फैसला दिया। यही है लुबलबा। तो फिर सवाल ये है कि यही तीनों जजेस थे जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया, इन्होंने खत्म किया ना। कासिम सूरी की रूलिंग को इन्होंने कहा कि गैर आईनी थी, इन्होंने कहा कि ये वापस आए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले। इसका मतलब है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में तो इमरान खान हाथ में थे, जजेस को नजर आ रहा था। तो फिर हम कौन सी बात को माने? एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें जूनियर जज ऊपर आ गए, उनको क्यों 8वें वाले या 11वां कह रहे हैं, 8वें कह रहे हैं, ये जज ऊपर क्यों आ गए जिनको क्यों बेंच में बैठा दिया गया? मैं समझता हूं कि ये हमारे हर इदारे का मसला बन चुका हुआ है। हमारा जो करैक्टर है बतौर नेशन, ये उसकी रिफ्लेक्शन है जो कुछ हो रहा है एफबीआई के अंदर। ये नहीं हो सकता तारिक साहब कि मैं कहूं कि फलाने का करैक्टर ठीक हो लेकिन मेरा करैक्टर से सवाल ना करें, मेरा करैक्टर जैसा भी ठीक है। आपका सहाफी जो है वो ऑब्जेक्टिवली रह गया, आपका ब्यूरोक्रेट जो है वो उसकी क्या आप पेडिग्री देख ले क्या है, आपके सियासतदानों की पेडिग्री देख ले, आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्या करती रही, आपकी जुडिशरी, जब मिनहसुल कौम आपकी पेडिग्री की हालत की है, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आज मुझे ये बताया कि पॉलिटिक्स में मरियम बीबी की क्या स्ट्रगल थी कि वो डायरेक्ट पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट बन गई। उनसे 30 साल ज्यादा सर्विस करने वाले पार्टी के अंदर उनके पास तो कोई वोटा नहीं है। ये तो ओवरऑल पार्टी स्ट्रक्चर है ना, लोग उनको, वो पार्टी स्ट्रक्चर है, लोग उनका उनकी खानदान के साथ, उनकी फैमिली के साथ उनकी एफिलिएशन है, वो अपना ये आर्गूमेंट देते हैं, वो कहते हैं लोग उनके साथ हैं। सवाल ये कि लगाया गया, लोग तो बाद में वोट देते ना, लगाया गया। मरियम बीबी को वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्ट सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट लगाया गया। बिलावल साहब की वालदा का हमारे सार आंखों पर, उनके नाना हमारे सार आंखों पर, बिलावल साहब डायरेक्ट पार्टी चेयरमैन बने। तो भाई हर इदारे के अंदर वायलेशन हो रही है, हर इदारे के अंदर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हम कहें कि तुम सीनियोरिटी के साथ आओ, तुम नीचे से ऊपर नहीं आ सकते हो। ये मिनहसुल कौम एक मसला है, अच्छी बात है, बहस हो रही है, लेकिन देखिए कि हमारा मिनहसुल कौम कैरेक्टर कहां पे खड़ा हुआ है। चले साहब, आप कोई कमेंट करनी है तो मैं फिर
जी शैला साहब जी मैं करना चाहती हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज अवाम से रिलेटेड होती हैं, ये अवाम का काम है कि वो अपना हीरो किसे समझती हैं, लेकिन फैसले करने के लिए हमें एक तालीम रिक्वायर्ड है, एक सीनियरिटी रिक्वायर्ड है। अगर वहां से इंसाफ में मसाइल आ रहे हैं, एक आम केसेस में अगर साइल ये कह दे कि उससे जज पे एतबार नहीं है, तो जो अच्छे जज हैं वो हट जाते हैं। अब मसला ये है कि मुझे ये पूछना पड़ेगा कि अगले जब इलेक्शन होंगे तो परवेज इलाही और 10 ये लोग किससे वोट मांगेंगे, कौन सी रजिस्टर्ड जमात से वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पार्टी सरबराह तो मोस्ट ऑफ द टाइम पार्लियामेंट से बाहर भी होगा। लोग पार्टी सरबराह के साथ जो है वो पार्टी आइडियोलॉजी होती है, अगर किसी ने बनाई नहीं है, जो मजमू में कह रहा हो कि हमने बनाई है 2 की वजह से, तो पार्टी सरबराह को लोग आइडियोलॉजी को लेने वाला समझते हैं, उसके साथ उसकी आइडियोलॉजी देख के पार्टी ज्वाइन करते हैं, वो टिकट देता है, वो डिसाइड करता है कि कौन से हाउस में कौन लीडर ऑफ द हाउस होगा, वो पॉलिसी देता है। देखिए हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी, एक मिनट हाफिज, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इन्होंने 2 हमारे मिनिस्टर लिए, लेकिन इकोनॉमी नहीं ऊपर कर सके सही पीटीआई वाले, इसलिए कि पॉलिसी आप भी ऐड करने, फिर मैंने ब्रेक लेना है, फिर मैं अदालती इस्लाहत वाला सवाल ब्रेक के बाद नसरुल्लाह मलिक साहब नई तरह की ठोका ठाकी आइन में हो रही है, उससे आइंदा ये होगा कि छोटी जमातें जो हैं वो हुकूमतें गिराने और बनाने के काम आएंगी, इस तरह उनके लोगों को खरीदा जाएगा। ये मुसलसल 18वीं तरमीम में अभी भी तो ये हुआ, छोटी जमातों ने गिराई हुकूमत। ये मेरी सुन ले जी आलिया साहब कमेंट करते, मैंने ब्रेक लेना जी। साहब इनको सिर्फ इतना बता दें कि अभी जो इन्होंने 9 अप्रैल को किया है, तब भी तो यही किया है, छोटी जमातों को मिलाकर एक 155 सीट्स वाली जमात को बाहर करके 55 जमात वाले यहाँ पर मुसल्लत हुए हैं। किसकी इजाजत से, ये मैं अभी बता देती हूँ। इन्होंने कहा स्टेट ऑफ माइंड, इनके जरा मैं स्टेट ऑफ माइंड बता दूं। ये किसी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो ये कहते हैं कि जी यहाँ पर ग्रेटर पंजाब बन रहा है, और ये किसी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो ये कहते हैं कि जी वो नवाज शरीफ तो सबसे बड़ा चोर है, और उसी बाद में स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो उसी पार्टी की बी टीम बनकर उसी के इक़्तिदार के अंदर हर हाल जो है वो कांटों को हटाने की कोशिश करते हैं। ये बड़े स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो उन्हीं 3 जजेस के गुण गा रहे होते हैं कि उन्होंने तो बिलावल जरदारी की बड़ी तारीफ की थी, और बिलावल जरदारी को बुलाकर उन्होंने वहां पर पूछा था कि आप इलेक्शन में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। उन्हीं 3 जजेस के ये थोड़ा अर्सा पहले तो गुण गाते रहे। कौन भूल सकता है कि इनका स्टेट ऑफ माइंड पहले क्या था और इनका स्टेट ऑफ माइंड उनको बुरा नहीं कह रहे। ये सारी पार्टियां पर्सन, हम उन्हें बुरा नहीं कह रहे, उनके फैसले की सलाहियत को बुरा कह रहे हैं। स्पेसिफिक जी, उनके फैसले की सलाहियत तब बिल्कुल ठीक हो जाती है जब वो एक मुंतखब वजीर आजम को घर भेजते हैं, लेकिन उनके फैसले की सलाहियत तब बिल्कुल कुंद हो जाती है जब वो आपके अगेंस्ट फैसला लेकर आते हैं। क्योंकि आप लोगों की जो एक आइन क्या कहता है, आइन यही कहता है कि जो कॉन्फिडेंस से गए हैं उससे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर वो जब ये कह रहे हैं कि 186 के वोट लेने वाला बाहर बैठा है और 179 वोट लेने वाला, तो 10 सीटों वाला वजीर आला है और 186 वाले तालियां बजा रहे हैं। कानून को ये किसको कहते हैं? अच्छा चले आलिया साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब बड़ी माजरत, मैं आपसे ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आता हूँ तो आपके पास सवाल लेके आता हूँ अदालती इस्लाहत वाला। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो नसरुल्लाह मलिक साहब से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नसरुल्लाह मलिक साहब, ब्रेक पे जाने से कबल अदालती इस्लाहात का मैंने जिक्र किया था। टाइमिंग के ऊपर जरूर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्या अदालती इस्लाहात या तरीक़ाकार में अगर कोई इस्लाहात हो और वो कंसेंसस भी हो इदारे के साथ या उनके इनपुट भी हो, तो उसमें कोई हर्ज की बात है? जी नसरुल्लाह मलिक साहब, आप सुन पा रहे हैं आवाज? जी मलिक साहब, मैं सवाल दोबारा रख देता हूं कि अगर अदालती इस्लाहात हो, टाइमिंग के ऊपर जरूर सवाल जैसा अमीर अब्बास साहब ने उठाया, तो अगर हो और उसके अंदर इनपुट भी हो और एक कंसेंसस बिल्ड हो जाए, तो क्या नहीं होना चाहिए अदालती इस्लाहात, और क्या अगर उसमें बेहतरी हो सकती है तो क्या नहीं होनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में अमीर अब्बास साहब ने बड़ी अहम बात की थी कि हम में से कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ कोई बात सुने।
ना आपके मीडिया हाउसेस में बैठे हुए लोग सुनना चाहते हैं। अगर इस्लाहात करनी है, सियासी जमातें मिल बैठ कर इस्लाहात करें, मुल्क का फायदा सोचें, अदलिया के निज़ाम को बेहतर करें, जुडिशरी उसमें 2 कदम आगे आए और वो चाहे कि अवाम का एतमाद अदलिया के ऊपर मजीद बढ़े। लेकिन अगर आपकी सोच ये हो कि आप चाहते हैं कि हमारे खिलाफ फैसले आए, इसलिए हम थोड़ा सा बाजू मरोड़ना चाहते हैं अदलिया का, तो इसमें कोई पीछे नहीं है। अभी आलिया हमजा साहबा फरमा रही थी कि जी मुस्लिम लीग नून ने चढ़ाई की माजी में अदालतों के ऊपर। ये जिस रोज पंजाब हुकूमत खत्म हुई उसी रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन लाहौर रजिस्ट्री के ऊपर उसी तरीके से उस दरवाजे के गेट के ऊपर चढ़ गए जिस तरीके से माजी में मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन चढ़ने पर डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ हुए थे। लेकिन ये देखिए, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हम सियासी जमातें जो हैं या कोई भी जो हम फर्द हो हम में से, वो सिर्फ चाहता ये है कि दूसरे के खिलाफ कार्रवाई हो, मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो। आप तसव्वुर कीजिए, यानी अभी पीटीआई के हमारे दोस्त हैं, आलिया साहबा बड़ी रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, ये हर रोज एक बात सुनने को मिलती है कि 26 साल से वो 2 खानदानों के खिलाफ इमरान खान साहब जिद्दोजहद कर रहे हैं। इमरान खान साहब 2008 तक एपीडीएम का हिस्सा थे, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए थे। प्लीज ये साल उसमें से मिनहा कर दें। वो सिर्फ इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ के दस्तेबाजू थे, ये सारी जमातें इकट्ठी बैठी थी। फिर आपको ये भी याद होगा कि जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, जिस पीपल्स पार्टी के खिलाफ इमरान खान साहब कहते हैं मैं 26 साल से जहाद कर रहा हूं, उसी नमर यूनिवर्सिटी जो इमरान खान साहब ने बनाई, उसकी इनॉग्रेशन यूसुफ गिलानी साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, बतौर पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने की थी। यानी आप इन चीजों को माइनस कर देते हैं। मसला ये है कि जब आप चाहते हैं आपका जहाज 26 साल पे चला जाता है, जब आप चाहते हैं आपका जहाज कम हो जाता है। हम में से कोई भी इस बात को सियासतदानों में से मानने को तैयार नहीं है कि उनके मर्जी के खिलाफ फैसला है। आप मुझे एक बात बताइए, जो किरदार कुशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कासिम सूरी साहब की रूलिंग के खिलाफ फैसले पर की है, उसकी आपको माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरे सामने फवाद चौधरी साहब के ट्वीट पड़े हुए हैं, शहबाज गिल साहब के ट्वीट पड़े हुए हैं, हत्ता कि ये जाके कहा गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो पार्लियामेंट के मामला में मुदाखलत करे। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पे पार्लियामेंट की कोई कार्रवाई को जेरे बहस नहीं लाया जा सकता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। ये मौक़िफ़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब हक में फैसला आ गया है, उनके गुण गा रहे हैं। उस वक्त पीएमएल गुण गा रही थी, आज पीटीआई गुण गा रही है। मसला ये है कि हम सच सुनना नहीं चाहते, न सच बर्दाश्त करते हैं। मलिक साहब, आलिया साहब आपकी बात से इत्तेफाक ही नहीं कर रही। मैं तो अमीर अब्बास साहब को ऐड करना चाह रहा था, मगर पहले आलिया साहब आप कह दें। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट नसरुल्लाह मलिक साहब के से उससे, इमरान खान वाहिद लीडर है जिसका पहले दिन से स्टैंड यही था कि ये लोग मुल्क को लूट के ले गए हैं। वो कहते हैं 2008 तक तो एपीडीएम में साथ बैठे थे नवाज शरीफ के। नहीं तो बैठे थे, तो उसके बाद जो सारा उनके कट्टे छट्टे खुले हैं, तो सारी दुनिया ये जानती है कि हम तो इनकी तरह, हमने ये नहीं कहा। एक ने कहा कि मैं लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा और पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, दूसरे ने कहा कि मोदी का जो यार है, लेकिन हमने कहा हमने इनके साथ नहीं बैठना। एक इमरान खान, परवेज इलाही को तो डाकू कहा, शेख रशीद को कहा चपरासी न रखूं, ये तो कहा। मैं अभी वही कहना, मैं वही बताना चाहती हूँ। तो इमरान खान खड़ा हुआ, अपनी बात पे खड़ा हुआ। अब आप ये जो बात करें, मुझे ये बता दें, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, परवेज इलाही को हमने एक दफा डाकू कह दिया, कितना यकीन कर लिए। हम तो रोज कहते हैं शहबाज शरीफ और जरदारी मुल्क लूट के खा गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, टैक्स के पैसे से आवाम के चोरी करके अपने सरमेल और एमएस फील्ड बना लिए। उस बात पर क्यों इतना यकीन नहीं करते? अब आगे जो बात की गई है अदालती फैसलों के ऊपर, जरा उस दिन का 4 अप्रैल का और 9 अप्रैल का अखबार निकाल के देखें, जहां पर इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पाकिस्तान की जीत कहा गया था। आज बात सिर्फ इतनी है, हम क्यों बात करते हैं? और इदारों तो यही कह रहे हैं मलिक साहब, यही कह रहे हैं कि वो भी लड़ा था। मैं बात करना चाहती हूँ। देखिए, मैं कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं ला रही। जब भी बात की है, नहीं मैं पॉलिटिकल की बात नहीं, मैं इनकी बात का भी जवाब देना चाहती हूँ। इन्होंने जितने फैसलों की बात की थी, वो सारे फैसले वो थे जो इनके अपने इत्तेहादियों ने इनके अगेंस्ट लिए थे। चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर था, अदालत की बात कर रही हूँ, लेकिन वो करने वाले कौन थे? अदालत की बात कर रही हूँ और उन्हीं के जो मुंह बोले थे, इनके साथ आज उन्हीं की पार्टी
पार्टी का इनका जो वजीर खारजा बैठा है, भाई अदालतों के फैसले की बात हो रही है, सियासी पार्टियां एक दूसरे से मिलती जुलती रहती हैं। नेमोगेट कौन लेकर गया था? इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है, एक आदमी ने कहा नेपियर चेंज होती थी उसको उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब तहरीके इस्तकलाल में थे जब भुट्टो साहब को फांसी हुई, मेरा ख्याल है। नहीं रह सकते जो लोग पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर नहीं रह सकते, वो नहीं रहे। चले शैला साहब, आलिया साहब, शैला साहब जवाब देखिए, मैं पॉलिटिकल बात इस वक्त नहीं कर रही हूँ, हम इदारे की इस बात पे बात कर रहे हैं कि उसके अपने फैसला लिखने वाले स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस वक्त सियासी बात करूंगी तो हम डी ट्रैक हो जाएंगे। चले, आपने एक दफा कह दिया, परवेज इलाही ने तो बड़े आराम से कहा कि इनकी नेपियां बदली जाती थी। इंसान की अपनी भी इज्जत है, कोई नफ्स होती है कि 186 होते हुए 10 बंदे को इतनी बड़ी बात कहने के बाद वजीर आला बना दिया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी जद्दोजहद थी पीटीआई की, एक वजीर दाखिला और वजीर रेलवे नहीं मिला एक ऐसे आदमी को जो कि आखिरी वक्त तक साथ नहीं था। तो ये बातें मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन बात यह है कि देखिए, पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, उस पर यहाँ से लेके वहाँ तक किसी भी आप जो है आइन के एक्सपर्ट को देखें, उसने कहा कि ये अकॉर्डिंग टू आइन है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, फिर वो फैसला आया, 25 लोगों से हमने वोट नहीं डलवाए। फिर पंजाब में जिन लोगों ने वोट डाले उनके लिए कहा गया कि ये जो है ये इनकी मेंबरशिप खत्म हो गई और उसके बाद वहां से भी आ गया। तो अब ये सारी बातें जो हैं, इन सब चीजों को हमें देखना है कि अगर आप 8 मिलके एक स्टेट ऑफ माइंड में थे, फिर आपको ख्याल ही नहीं आया जब तक कि एक और केस नहीं आ गया। तो अब हमें ये समझना है कि ये एक आईनी मामला है, इसमें मेरी तेरी इसकी बात नहीं है। ये क्या समझ रहे हैं, एक दफा ज़हीरुल इस्लाम ने कह दिया कि हम इन्हें लेके आए और इन्हें जिता दिया तो हर वक्त ये जीतेंगे, ऐसा नहीं है। हमने आइन को ठीक करना है, और अगर हम ये समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास अवाम का मैंडेट है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये समझ रही हैं एक पार्टी के अलावा कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स करने चाहिए, तो ये उनका राइट है। ये इतनी जल्दी नहीं होंगी, क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन जब आप एक वजीर आजम को बाउंड करते हैं कि आप अकेले कुछ नहीं, काबीना सब कुछ, तो आप भी अकेले कुछ नहीं। ये मैं नहीं कह रही, ये रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस अकेला जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। अगर आप एक वजीर आजम को कह रहे हैं कि तुम्हारी काबीना का है, तो तुम्हारे भी जजेस का है। ये सिर्फ तीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अकेला जो है वो फौज का नाम नहीं है, ऐसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेले अदालत का नाम नहीं है। अमीर अब्बास साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता नसरुल्लाह मलिक साहब ने उठाया। उन्होंने इमरान खान साहब की जद्दोजहद का जो दौरानिया था, मलिक साहब ने अपने आर्गूमेंट के जरिए कम किया, और उन्होंने कहा 2008 तक तो वो मियां साहब के साथ बैठे हुए थे एपीडीएम में, और तो ये इन्होंने कहा जद्दोजहद की, वो तो उनके साथ थे। एक इसके ऊपर जरा आप कहिएगा कि जो मलिक साहब का आर्गूमेंट है उसको आप किस नजर से देखते हैं। और दूसरा, अदालती इस्लाहात, टाइमिंग पे एतराज हो सकता है कि जी अब याद आ गया, चले अभी याद आ गया, तो क्या होनी नहीं चाहिए? उनको भी तो अब याद आया, स्टेट ऑफ माइंड। और अगर जैसे वो कहते हैं जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, जो आलिया साहबा कहती हैं 2/3 चाहिए, तो वो 2/3 जिस वक्त हो उस वक्त हो। हम ये नहीं कह रहे कि अभी हो, लेकिन क्या होनी नहीं चाहिए? मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी अमीर अब्बास साहब जी, देखिए, इस्लाहात ही की तो जरूरत है इस मुल्क में। इस मुल्क का मसला क्या है? इस मुल्क का निजाम, इस मुल्क के इदारे ठहरे हुए पानी की तरह बदबूदार हो चुके हैं, जिसका रंग पीला पड़ गया है, जिसमें काई जमी हुई है, सिर्फ इस वजह से कि ये स्टैग्नेंट हो चुका है। इसमें इस्लाहात नहीं होती। इस्लाहात तो बहते हुए पानी का नाम है, इस्लाहात तो जरूरी है, लेकिन सवाल ये है, यहां से आपको नजर आएगा कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि प्लूटोक्रेसी या ओलिगार्की है। मैं इस मुल्क की तमाम जो बड़ी जमातें हैं, बशमूल 3 बड़ी जमातें, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, मेरी नजर में ये तीनों ने बार बार साबित किया है कि ये स्टेटस को की परबुरदा जमातें हैं। आप देखिए कि इस मुल्क में कई नस्लें अदालतों की राहदारियों में घिस जाती हैं, कई नस्लें। आप और आपके हम चारों मेहमान इस वक्त पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में बैठे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। आप इन 3 शहरों की किसी सिविल कोर्ट में कल सुबह केस दाखिल करें 29 तारीख को, 3 साल से पहले मुझे वो केस सिविल कोर्ट से निकाल के दिखा दिया।
इस मुल्क का जो सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो 150 साल पुराना है। ठीक, इस मुल्क की पुलिसिंग 200 साल पुरानी है। कि पूरा जो फौजदारी और दीवानी इंसाफ का निजाम है, ये लोगों को उस तरह पीस रहा है जैसे गेहूं पिसता है चक्की में। क्या इस पार्लियामेंट को उस वक्त मौत पड़ती थी जब लोगों के मसाइल के लिए इस्लाहात की जरूरत थी? किसी ने सोचा? मैं आज की बात नहीं कर रहा, तो मजबूरी रवैया वो तो सूट ही नहीं करते। वो नसरुल्लाह मलिक साहब बड़ा जबरदस्त आर्गूमेंट देते हैं। वो कहते हैं इस पार्लियामेंट को सूट ही नहीं करता कि कोई आम आदमी इस पार्लियामेंट में पहुंचे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अल्लाह खुश है कि मलिक साहब ने बिल्कुल ठीक बात की। आप देखिए, इमरान खान साहब के खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग होनी थी, जब उनको नजर आ गया कि मेरा इख्तियार ये गया, हिरन हो गया, उन्होंने जाने से 2 दिन पहले साउथ पंजाब सूबे की करारदाद फिर जमा करवा दी। 3.5 साल आप प्राइम मिनिस्टर थे, आप जमीन आसमान की खिलाफ मिला देते सूबा बनाने के लिए, लेकिन आपने जाते हुए वो ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की सिंपैथी के लिए। ये है जब जरूरत पड़ती है, जब अपने मफाद पर जद पड़ती है, फिर ये इस्लाहात भी याद आ जाती है। अच्छी बात है, करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये तो एक शिकवा गिला कर रहे हैं हम। मलिक साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, मगर ये आप जरा बताएं कि पार्लियामेंट में कानून साजी क्यों नहीं होती? पार्लियामेंट में आम आदमी के लिए कानून साजी क्यों नहीं होती? मैंने वक्फा लेना है इसके बाद। एक दिन में 35 कवानीन पास हो रहे हैं भाई। तो मैं आम आदमी का लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी मलिक साहब, कानून साजी इसलिए नहीं होती कि इस मुल्क की अफसरशाही, वडेरा शाही, सरमायादार, सनतकार, अमीर आदमी समझता है कि ये पार्लियामेंट उनके लिए बनी है, गरीब आदमी के लिए पार्लियामेंट नहीं बनी। आप मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स ये कहते हैं कि इतने लाख रुपए से ज्यादा जो खर्च करेगा वो डिस्क्वालीफाई होगा। आप मुझे बताइए, एक जलसे पे 5-5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, कोई पूछने वाला है इस मुल्क के अंदर? आप मुझे बताएं कि इस मुल्क के अंदर जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं वो करोड़ों, 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ रुपए खर्च करके पंजाब असेंबली के इलेक्शन लड़ते हैं। आप इसमें कोई गरीब आदमी इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है? ये कहना बड़ा आसान है। अभी आप बताइए, खसरो बख्तियार साहब जो जनूबी पंजाब महाज लेके इनकी हुकूमत का हिस्सा बने और इमरान खान साहब वजीर आजम बने, जिसकी बुनियाद पर वो इस मुल्क के अंदर करप्शन केसेस से भाग के पिशावर एयरपोर्ट से भाग के मुल्क से बाहर चले गए, उन्हीं के छोटे भाई को पंजाब काबीना में लिया जाएगा और पीटीआई उनको वजीर बनाएगी। यानी आप अंदाजा करें, जनूबी पंजाब के सदर थे और फिर यहाँ से जो ही हुकूमत खत्म हुई भाग के बाहर चले गए। यानी आप किस हिसाब की बात करते हैं? यानी मसला ये है कि सिर्फ हम एक सियासी जमात दूसरे को रगड़ना चाहती है, दूसरी दूसरे को रगड़ना चाहती है, अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है बस। चले, पंजाब वाला जो मामला है इस पे प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। एक वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो अली हमजा साहिबा से कहते हैं कि कितनी स्टेबल होगी उनकी गवर्नमेंट जो बन रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। अली हमजा साहिबा, पंजाब में आपकी हुकूमत कितनी स्टेबल होगी? क्योंकि दावे हो रहे हैं कि चंद दिन की मेहमान है आपकी हुकूमत। अच्छा, मैं 3-4 चीजों के ऊपर बात करूं। सबसे पहले तो यहाँ पर कहा गया जी नैपियां बदलने वाले को हमने वजीर आला बना दिया। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सबको याद है कि जो काफ लीग थी वो तो कातिल लीग थी, और उसके बाद आपने कातिल आजम को अपना डिप्टी वजीर आजम भी बना दिया था। तो वही काम जो उन्होंने किया वही आपने कर दिया। इनके जो जरदारी साहब थे, सुन लेना जरदारी साहब 5 घंटे वहां पर चौधरी शुजात हुसैन के कदमों में बैठे रहे, उनके घुटने टूटते रहे। तो मुझे तो इनकी अपनी सियासत की समझ में नहीं आती कि हमारी बातों का तो ये फिल्फ और यकीन कर लेते हैं, लेकिन अपने इनको स्टेटमेंट्स याद नहीं रहते। फिर इनसे पहला सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए था, ये जो कल खड़े होके बड़े बड़े भाषण, अदालती निजाम, अदालतों को ठीक करने, उनके ऊपर बात करने के लिए ये जो 3-3 घंटे की पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई थी, क्या इनके पास 2/3 मेजोरिटी है? पहला सवाल तो यहीं से होता है। तो दूसरा सवाल तो ये होना चाहिए कि जब इनकी मर्जी के फैसले नहीं आ रहे, जब इनको लग रहा है कि अब ये घर जाने लगे हैं, तो अब ये बात करने पर आ गए हैं कि जी हम अदालती निजाम भी ठीक करने आए हैं। भाई, आप जो करने आए थे आप वो कर चुके हैं। आप 1100 अरब की करप्शन के ऊपर एनआरओ लेने आए थे, आप अपने मुकदमात में बरी होने आए थे, वो आप बड़ी अच्छी तरह से कर चुके हैं। अगर आप, और जो दूसरी बात आपने करनी थी वो आप प्रेशराइज करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन मैं इनको ये बता दूं, जो मर्जी कर लें, अब ये जो मर्जी कर लें, हम ना इदारों के साथ डीलें करके यहां तक पहुंचे हैं।
17 जुलाई को जो अवाम का फैसला था, हम उस अवाम के फैसले तक पहुंचे हैं। अच्छा अली साहब, पंजाब की हुकूमत क्योंकि वक्त कम है, मदद से हम इनको पंजाब में इनकी कहाँ हुकूमत है? परवेज इलाही की। अब मुझे ये पंजाब बता की दें, हुकूमत जी, स्टेबल होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ये नून लीग की बी टीम बनने वाली जमात, जिनका पंजाब के अंदर कोई स्टेक नहीं है, जो पंजाब के अंदर 20 बाई इलेक्शंस के अंदर अपने बंदे नहीं दे सकी, वो आकर हमें ये बताएगी कि हमारा वजीर आला कौन है। तो मैं आपको बता दूं, प्रायोरिटीज, इनकी प्रायोरिटी और हमारी प्रायोरिटी में फर्क है। ये पर्सन स्पेसिफिक लॉज लेकर आते हैं, पर्सन स्पेसिफिक इदारों के ऊपर ये जो है अटैक करते हैं। यहाँ पर हमने आते ही सेहत कार्ड भी शुरू कर दिए, लंगर खाने पनागाह भी शुरू कर दिए। यहाँ पर हमने आते ही स्टेबल रहेगी आपकी हुकूमत, स्टेबल रहेगी, कोई खतरा नहीं है परवेज इलाही को। देखिए जी, मेरी एक बात सुन लें, ये वफाक की फिक्र करें, ये जो फौरन ये अब वफाक की फिक्र करें, क्योंकि अगला अटैक तो वफाक पर होने लगा है। शैला साहब, आप वफाक की फिक्र करें, आप अपनी, ये इनकी हुकूमत ठीक है, अब अगला हमला आपके ऊपर होने वाला है वफाक में। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि वजीर आला ने बनते ही जो पहला काम किया है वो इनको खामोश कर दे, एंटी करप्शन की डीजी को हटाया है, क्योंकि वो उस पर बात करें। गोगी को बचाओ, गोगी के खिलाफ तहकीकात कर रहे थे, तो इनका पंजाब का वजीर आला ने आते ही गोगी बचाओ मुहिम शुरू कर दी है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि हमने नहीं खड़े किए ना, कोई बात नहीं, किसी ज़हीरुल इस्लाम ने ये हमारे लिए तकरीर नहीं की कि हमें इस तरह बनाया गया। किसी हमारे ही लोगों ने तकलीफ में आके ये नहीं कहा कि हम पे से एस्टैब्लिशमेंट का हाथ हट गया। 126 से हमने ये नहीं कहा कि हमें फलां चीज करते हुए जो है मनते तरले करने पड़ते थे एजेंसीज के। तो ये तो है आपकी तारीख हुकूमती और हुकूमत के बनने से पहले। विफाक की फिक्र करें आप, विफाक पे अब अगला अटैक विफाक पर है। हाँ, हम देख लेंगे विफाक पे जब अटैक होगा। अपना डिप्टी स्पीकर तो पहले बनवा ले पंजाब में। दूसरी बात यह है कि इसी अदलिया ने ये कहा था कि इन्होंने हुकूमत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तहत चलाई, जिस दिन इन्होंने पास करने थे 34-35 बिल पास किए और ये कुछ कर नहीं सके। तो मेरा कहना ये है कि आप बीबी पहले देख तो लो। हमने जो है कातिल लीग जब कहा, तो उसके बाद जब फैक्ट्स फाइंडिंग मिशन आया तो उसके सामने से क्यू लीग को हमने उसके सामने जो है पूरे प्रोसेस से गुजारा है, ऐसे नहीं किया है। मलिक साहब, पंजाब में क्या होगा? मलिक साहब, परवेज इलाही साहब स्टेबल रहेंगे? नैपियां बदली गई, उनको कर दिया। सारे इनके जो काम है ना, वो अद्दी बचाओ और अब्बा बचाओ के लिए थे। वफाक में आपने सब करके देख लिया, वो आपने सब करके देख लिया, आप उसमें से कुछ नहीं निकाल सकी, आप उसमें से कुछ नहीं निकाल सकी। ये वही लोग हैं जब आप मारे फिर रहे थे तो अस्फुत नोटिस लेके उन्होंने पनामा के बजाय अब ये सारे पनामा के बजाय मलिक साहब, दो खवातीन के दरमियान में से जो है ना मौका लेना आपका काम है, वक्त कम है। क्या होगा पंजाब में? ओहो, वजीर आला जो बने उन्होंने कहा था मैं 2 मिनट में गवर्नमेंट गिरा दूंगा, कब गिरा रहे? जी मलिक साहब, इनसे पूछे कादिर गिलानी क्या कर रहे हैं वहां पर वोट खरीद के, एक दफा दोबारा वोट खरीदने पर लगा दिए। ये वही काम करते थे, धोस थानली वोट खरीदना, उस पर दोबारा आ गए। साबित नहीं कर सकेंगे शिर्क को बकौल उनके। देख ले, चोर चोरी से जाए। मलिक साहब, आप रिपोर्टर रहे, जगह आपने खुद बनानी है। मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए मुश्किल दिनों में पंजाब के अंदर महाजराई जरूर रहेगी, अदम एतमाद की तहरीक भी आ सकती है, लेकिन कोई ऐसा बज़ाहिर नजर नहीं आता कि पीटीआई के कुछ लोग छोड़कर जो है वो पीडीएम के साथ जा सकते हैं, ऐसा बज़ाहिर नजर नहीं आता। और उसकी वजह ये ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट भी हैं। लोगों ने देखा है कि ग्राउंड के अंदर बहरहाल पीटीआई जो है ना एग्जिस्ट करती है। अमीर अब्बास साहब, लास्ट कमेंट सर। जी देखिए, अगर ये हुकूमत को जारी रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि फिर इमरान खान साहब का वो बयानिया जो पीडीएम के खिलाफ है वो चलेगा। फिर इमरान खान साहब की पंजाब की कारकर्दगी का भी सवाल उठेगा। हुकूमतें देखें, मेरा एक बड़ा बेसिक सा उसूल है सियासत का कि हुकूमतें हमेशा नापसंदीदा हुआ करती हैं हर दौर में। तो अब अगर इनकी पंजाब में हुकूमत होगी, पंजाब में वाकयात होंगे, सैलाब आ गया, मुज़लज़ला आ गया, कोई और कोई खुदा न खास्ता कोई ट्रेजेडी होगी, पुलिस मुकाबला, कुछ सारा मलबा विफाक पे नहीं डाल सकेंगे। जी नहीं डाल सकेंगे, जवाब देना पड़ेगा। वो परवेज आएगी, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। और बलोचिस्तान खबर लो इमरान,
बोला अच्छा बलूचिस्तान में तो वो खबर इमरान जो खान साहब ने हैं लेनी है, वो समझ डॉलर नहीं आ की रही वो खबर हैं किसके इमरान साथ, खान ने वो लेनी है। पीटीआई के साथ है, वो आपके साथ है, वो किसके साथ है? भाई, सवाबी बिजंजो साहब जो है ना वो नहीं, ठीक है, हर इससे विकेट पे मुझे खेल रहे हैं। सारी खबरें तो हमने ले ली है। सैलाब आया हुआ है, अच्छा अब केपी के क्या आप कह केपी रही में है? सैलाब से बुरा अच्छा। हाल है। अभी अच्छा, तो चले, चले, बलूचिस्तान रज़ा। की तो फिक्र कर ले, जिनकी पार्टियों को अपने साथ, शाहजैन बुख्ती को अपने साथ बिलाकर बड़े फखर से जरदारी मसला साहब नहीं है, कह रहे कोई थे मैं तो मसला पहले नहीं है, वो मुसलमान वालों को सोलह चले लोगों सामने के उनकी साथ चले तो हुकूमत की है भाई। तब्दील चले रज़ा साहिबा, आप आलिया लोगों से हमजा हार साहिबा, बर्दाश्त नहीं हो रही। नसरुल्लाह मलिक साहब, अमीर अब्बास साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।